बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज बात करेंगे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। जरदारी साहब ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने को तैयार नहीं है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें तो उन्होंने क्लियर कट इनकार कर दिया है कि जब तक इस्तीफों के मामला क्लियर नहीं होता लॉन्ग मार्च को आप मुलतवी समझे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चले गए। मरियम नवाज साहिबा उन्हें बुलाती रह गई कि जो रिपोर्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस ले लीजिए, लेकिन मौलाना साहब ने क्वेश्चंस नहीं लिए। इससे अंदर की स्टोरी साफ वाज़ेह है कि पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पीडीएम अपना हदफ कैसे अचीव करेगी, पीपल्स पार्टी का अगले लाए अमल क्या होगा। एक दफ़ा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जवाब आ चुका है और उनके ओहदेदारान ने कहा है कि हम नहीं चाहते इस्तीफे देना। तो पीपल्स पार्टी की अगली मूव क्या होगी, इस पर बात करेंगे। हुकूमत को किस तरह से गिराया जाएगा। और आज शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं हम तो निज़ाम की तब्दीली चाहते थे, लेकिन इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जब एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस ऐलान किया है कि वो इस्लाहाती कमेटी बना रहे हैं और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी और इंतखाबात के अमल को साफ व शफाफ बनाएंगे। तो उसी मौके पर शाहिद खकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इलेक्शन चोरी करने का एक और मौका ढूंढा जा रहा है और ये इलेक्शन इस तरह से चोरी होगा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आएगा और वोटिंग मशीन को कैप्चर कर लिया जाएगा। यानी पहले से कियास आराइयां हैं, इन तमाम कियास आराइयों के दरमियान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे। इमरान खान साहब ने जो है एक खत जो असद कैसर साहब को लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली, और उसमें कहा गया कि एक कमेटी तश्कील दे दी जाए जिसमें तमाम पार्टीज मिलकर डिसाइड करें कि इंतखाबात में क्या इस्लाहात अपनाई जानी चाहिए। इस मुस्बत पेशरफ्त पे भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तमाम मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। सिराजुल हक साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने इन सेनेट के इंतखाबात में वोट क्यों नहीं दिया और इलेक्शन के हवाले से अगर वोटिंग हो, इलेक्शन के हवाले से ये तरमीम होती है तो क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगा तंगी साहब से। तंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तंगी साहब, ये क्या हुआ, आप लोग तो हुकूमत गिराने जा रहे थे, आपने मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो नाराज़ कर दिया, रुए रवाएं। और मौलाना फजलुर रहमान जिस गुस्से से निकले, मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा जवाब दिया कि नहीं आ सकते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, तो सारा कुछ उल्टा हो गया। आप तो हुकूमत गिराने जा रहे थे, हुकूमत तो अब शादियाने बजा रही है कि पीडीएम का शराजा बिखर गया और ये ताज़ियती इजलास था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जहरी साहब। जो खुशियां मना रहे हैं हुकूमत के वक्त, तो इस हुकूमत के जिम्मेदारों ने तो मार्च से पहले या पीडीएम के फैसले उससे पहले कहा था कि न लॉन्ग मार्च हमारी हुकूमत गिरा सकते और न पीडीएम के फैसले। तो फिर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस या कल जो मीटिंग हो चुकी है पीडीएम का, तो इस पे हुकूमत के वज़रा क्यों खुशियां मना रहे हैं। लेकिन मैं आता हूं आपके पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में और हुकूमत बनने की बात। देखिए जैदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब 1999 नवाज शरीफ फैमिली बाहर चले गए, तो उसी वक्त एक शहीद बीबी ने एक तहरीक बनाई और उसके अमीर फहीम मरहूम साहब उसके सदर थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इकबाल जफर जगला जनरल सेक्रेटरी। इस फैसले पे तमाम लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि एक मुर्दा घोड़े में जान डालनी क्यों डाली। लेकिन शहीद बीबी ने कहा था कि मेरी सियासत ये नहीं है कि कोई सियासी जुमात मुल्क की सियासत से अलग हो जाए। मैं चाहती हूं कि सियासी जुमातें सियासत करें और इदारे अपने काम करें। लिहाजा उसी वक्त उस फैसले के बाद आपको याद है कि मियां साहब 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बने। 2008 के इलेक्शन में शहीद बीबी की शहादत के बाद मियां साहब ने बाइकाट किया और फिर मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां साहब को कन्विंस किया कि आप पार्लियामान की सियासत मत छोड़े, इलेक्शन लड़े और उसके बदले में मियां साहब को पंजाब की हुकूमत में। अभी अगर आपको याद है कि अक्टूबर में जब मौलाना साहब ने लॉकडाउन का फैसला किया, तो मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि टाइम फैक्टर नहीं है,
आप लॉकडाउन का फैसला इंडिविजुअल कैपेसिटी में न करें और नतीजा आपके सामने है। आज फिर अब मेरे कुछ हमारे अपोजिशन जमातों ने जिम्न इलेक्शन का और सीनेट का बाइकाट किया, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, सबसे आला फोरम जो है इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो हमारा पार्लियामान है। और आपने देखा और पूरे पाकिस्तान के जो जिम्न इलेक्शन हुआ वो पीडीएम के जमातों ने जीता और इसी 20-21 सेनेटर्स भी सेनेट के सेनेटर इलेक्शन में आ साहब, ये गए। बात अभी शुरू मैं दिन से वाज़ेह है आपकी कि तरफ आप की इन हाउस हुकूमत तब्दीली गिराने चाह रहे थे, वाली लेकिन मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम इस बात पे कन्विंस नहीं थी। मैं नाज़रीन आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। कल ये जब सब कुछ हुआ और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे तो उनका रिएक्शन क्या था, वो जरा रिएक्शन सुन लें, फिर मैं शाहीन साहब की तरफ जाता हूं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, और उनसे सवाल करता हूं। वो सुनवाएं जरा प्रोड्यूसर साहब। आउट ऑफ 10 एक व्यू था, तो पीपल्स पार्टी का थोड़ा मुख्तलिफ व्यू था। तो वरना तो लॉन्ग मार्च तो बिल्कुल अपने टाइम पे होना था, तो उन्होंने टाइम मांगा है अपनी सीईसी में जाने के लिए। तो रीज़न आपको पता ही है, मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं? रीजन आपको पता ही है, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी का सवाल है। और यहाँ पे सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि आप वहां से डिक्टेट ना करें, यहाँ पे आए और हम सारे मिलकर जेल जाते हैं। शाहीन साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो नहीं आ रही है, बात क्लियर कट है, तो अब आप किस तरह से पीडीएम की तहरीक को आगे लेके चलेंगे? ये बात भी क्लियर कट होती जा रही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। हाँ, ये बात तो देखिए जैदी साहब, थैंक यू। ये बात तो शुरू से जो फ़र्क तो था, जो डिफरेंस था बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड अदर पार्टीज़, ये थोड़ा बहुत तो हमें पहले भी इसका अंदाज़ा था और हम एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते रहते थे। मैं यहाँ पे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इतनी एक्साइटेड है इस बात के ऊपर कि उनको शायबा है कि पीडीएम शायद अब फाल नहीं रहेगी। कैसे अच्छा होता कि ये अपनी किसी और कामयाबी पे, किसी मुल्क की कोई कीमतें कम करने के लिए, इस माजूर इस कौम की कोई तकलीफ़ रफा दफा करने के बाद इस बात में खुशी महसूस करते। लेकिन बाहर सूरत आपने चूँकि सवाल किया है तो जवाब ये है, शाहीन साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, वो लेकिन उनका खुशी मनाना भी बजाय है। वजह ये है कि एक हुकूमत ये समझ रही थी कि आप लोग तो आए रोज जलसे में ऐलान करते थे, आज नहीं तो कल हुकूमत गई, आज नहीं तो कल लॉन्ग मार्च नहीं तो धरना नहीं तो इस्तीफे तो एटम बम है, लेकिन वो एटम बम चला नहीं। सरदारी साहब जो है वो चला नहीं सके एटम बम। लेकिन इनको ये तो हमारा ख्याल था ना, और अब भी है इंशाल्लाह। लेकिन ये तो कहते थे कि इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, इनकी तो रूटीन में मैटर था इनके लिए। सर देखिए, बात सुनिए, ये तमाम जमायतें जो हैं ये इनका आपस में मर्जर नहीं है, ये कोलिशन है फॉर सर्टन गोल टू अचीव। अब उसके अंदर डिफरेंसेस ज़रूर हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने जेन्युइनली अगर कहा है, ये फ़र्क उनका पहले भी था कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, हम अपनी सीईसी से डिस्कस करने के बाद दे विल कम बैक टू अस। अब जब उसके बाद हमारे पास वो वादे जवाब के साथ आएंगे और फिर अगर कोई पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तय पा जाए अगर कि आगे पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा, तो उसके बाद तो आप कोई चीज़ डिस्कस करें, उसका जवाब भी दें। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो ये ग्रोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर पीपल पार्टी के जरदारी साहब ने अपना एक बयान दिया है। यकीनन वो सोच रहे होंगे इस वक्त, मुस्लिम लीग नून भी लोग अपने लीडर हजरात जितने भी हैं बैठ के मशवरा कर रहे हैं कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये इतने ढोल बजा के इनको खुशी हो रही है, कोई इतने मुनासिब रवैया नहीं इनका। वक्त देख लीजिए, वक्त दीजिए, इंशाल्लाह चंद दिनों में, कल परसों तक पीपल पार्टी जब वादे जवाब के साथ पीडीएम को मतला करेगी कि उनका क्या मतमा नज़र है और पीडीएम जो है उस बात को किस तरीके से परसीव करके पीडीएम का जो नेक्स्ट फ्यूचर है। नदीम साहब ये शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं? ये शादियाने तब बजाएं जब आप महंगाई कंट्रोल कर लें, ये शादियाने आप तब बजाएं जब आप माफियाज के खिलाफ
जो है कार्रवाई करें, ये शादियाने तब बजाएं जब घी, आटा, चीनी, दाल, बिजली इनकी कीमतें नीचे हैं, जो आम आवाम का कंसर्न है। आप इस चीज के शादियाने बजा रहे हैं जिसको आपको टेंशन ही नहीं थी। आप लोग तो कहते थे कि गैर फितरी इत्तेहाद है। तो आपके तमाम रहनुमाओं ने कल ट्वीट की, कल बड़े बड़े बयानात आए, और फिर हम देख रहे हैं कि पीटीआई की खुशी भी दीदनी है, कोई किसी से छुपी ढकी छुपी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैदी साहब, शादियाने बजाने चाहिए। अभी आपने फिक्रा कहा कि आप किसी माफियाज को बेनकाब करते तो आप शादियाने बजाते। ये भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, वो जो जो ये पीडीएम की सिरत में यहाँ मौजूद है, ये उस माफियाज के सरगना है जिन्होंने इस मुल्क के पूरे सिस्टम को हमेशा हाईजैक रखा। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये बिल्कुल अननेचुरल इत्तेहाद, दुनिया भर में जहां भी मूवमेंट चलती है, अगर उनके टारगेट्स, उनके अज़ाइम, उनका नुक्ता नजर, उनका मकसद कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो, कौमों की बेहतरी के लिए हो, वो इत्तेहाद, वो अलायंसेस हमेशा कामयाब होते हैं। यहाँ सूरत हाल क्या है, ये सब लोग, मैं ना उस हमाम का जिक्र करता, ना हमाम में जो सब लोग इकट्ठे होते हैं, ना मैं उसका जिक्र करता। इन सबको अपनी अपनी एक दूसरे की कमजोरियों का इल्म है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 2.5 साल से गवर्नमेंट में आई है, ये माशाल्लाह वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो पिछले 35 साल से इकट्ठे भी और इंडिविजुअल भी एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क भी करार देकर फिर साथ भी चले। एक दूसरे के बारे में ये स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। मतलब शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि आसिफ जरदारी पर एतबार करना ऐसे है जैसे मौत के कुएं में छलांग लगाना, और जरदारी साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ पर अगर मुझे नाउज़ बिल्लाह खुदा भी कहे तो मैं एतबार नहीं करूंगा। और उसके बाद हालात देख ले, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में जिंदा हैं जहां चीजों तक एक्सेस करना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें नुक्ता यह है कि हुआ क्या है, हुआ वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने आज से 11 साल पहले एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि एक दिन आएगा जब इन तमाम जमातों के जो उस वक्त गवर्नमेंट में थी, जब इनके मफादात पर ज़र्ब पहुंचेगी, ये इकट्ठी होंगे। और फिर चश्मे फलक ने भी देखा, और आपने और मैंने भी देखा, चश्मे फलक भी देख रही है, खान साहब की तकरीरें भी मौजूद है कि एक दिन आएगा तमाम ओपोजिशन मेरे खिलाफ इकट्ठी हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसा हुआ, तमाम ओपोजिशन आपके खिलाफ इकट्ठी हो गई। लेकिन खुदा ना करे वो दिन कभी ना आए कि जब पूरी अवाम इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो जाए, जो कहे कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया उनको सस्ता करो। हमने प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करते हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि धांधली का रोना बार बार ना रोया जाए। इसके लिए क्या कर रहे हैं इमरान खान, आपको बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म ने असद कैसर साहब को एक ख़त लिखा, और जिस ख़त में कहा गया कि एक इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो और मिलकर डिसाइड करें कि इंतखाबात का नया प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से ऐसे इंतखाबात कराए जा सकते हैं जिसके बाद धांधली का रोना ना हो। इमरान खान के इस इनिशिएटिव को अपोजिशन किस तरह से देख रही है, क्योंकि खान साहब की काबीना के अरकान कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते किए जाएंगे और अपोजिशन को मनाने की कोशिश की जाएगी कि ये तरमीम, आइनी तरमीम भी हो इंतखाबात के हवाले से, और जो दीगर जैसे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है उसे अबूरी सूबा बनाना है, तो इस मामलात पे भी कानून साजी हो। तंगी साहब, इस मामले पे आप लोग हुकूमत का साथ देंगे? आप लोग चाहते हैं कि साफ व शफाफ इंतखाबात हों? ज़ैदी साहब, सबसे पहले मैं अपने पीटीआई की भाई को थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा जी। कि मैंने अभी 3.25 सालों में मैं चूंकि 1980 में कॉलेज का सदर था और अभी तकरीबन 40 इयर्स में कैरियर है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पार्टी के जियाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। लेकिन मैंने 3.25 साल का सवाल भी सुना और इनका जवाब भी सुना। आप पूछते कुछ और है, जवाब ये कुछ और देते हैं। लेकिन खैर, बहरहाल मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूं। ज़ैदी साहब,
पार्लिमानी रिवायात में डेमोक्रेटिक सिस्टम, जब हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के स्टेटस को अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, जब वज़ीर आज़म अपने वज़रा को गालियों पे शाबाश देते हैं। तनकीर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट खान साहब आप बैठने को तैयार हैं और हुकूमती अरकान आप लोगों को बैकडोर राब्तों का कह रही है कि आए बैठें। इससे पहले भी कानून, सेनेट की कानून साजी पे उन्होंने कहा था आए बैठें। जब सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले पार्लियामेंट के माहौल को साजगार बनाना, पॉलिटिकल बनाना, जमहूरी बनाना, पार्लियामेंट की आदाब को तस्लीम करना, अपोजिशन लीडर के साथ बैठना, अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करना, तब लोग ये मानेंगे कि सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर में अभी अकल और शूर आ गया और उसका कोई पॉलिटिकल विजन है कि वो पार्लिमानी रिवायात को, पार्लिमानी आदाब को समझ गए हैं और आज वो बैठना चाहते हैं कि ताकि पाकिस्तान और इदारों के लिए हो जाए। इसलिए हमने ओथ लिया था और मेरे लीडर ने तमाम लीडरशिप को कन्विंस करके कि हम ओथ लेना चाहते हैं ताकि अगर अच्छी कानून साजी आ जाए ताकि हम हुकूमत को सपोर्ट कर पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे मजबूत हो जाएं। लेकिन आज भी अगर ये ना चाहते हैं कानून साजी वेलकम करेंगे, लेकिन क्या सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब आज इसके लिए तैयार हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की कीमत है तो अपोजिशन लीडर की भी पार्लिमानी निजाम। बिल्कुल आप सही बात करेंगे, ओपोजिशन लीडर के साथ बैठेंगे तो मिलकर कानून साजी होगी और खान साहब को ये स्टेप लेना पड़ेगा। शाहीन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को अकल और आ गया है, वो इस चीज पे कन्विंस है, वो एक्सेप्ट करते हैं अपोजिशन लीडरशिप को, अपोजिशन जमाती की स्टेटस को। सबसे पहले इस चीज को देखना चाहिए। ठीक हो गया शाहीन साहब, ठीक। शाहीन साहब मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून बैठने को तैयार है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। जैदी साहब, अगर आपको याद हो, जब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए और हमने रिजल्ट को बिल्कुल नाखुश थे, उसके बावजूद चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल प्रेसिडेंट जी बिल्कुल पहली स्पीच जो थी उसके अंदर हमने कहा कि देखिए जो हुआ लेकिन लेट्स गेट टुगेदर और उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं और मुल्क जिस मुश्किल में है उसमें से निकालें। और उसके जवाब में खान साहब का जो जवाब था वो तो किसी एक बंदे की शक्ल देखने को तैयार नहीं। तो सर देखिए, गुजारिश है कि बेईमानी जो है या करप्शन जो है ये किसी डिवाइस या सिस्टम का नाम नहीं है, ये एक आदत और सोच है। अब देखिए डस्के में क्या हुआ, ये लास्ट मंथ की बात है, आपने देखा नहीं डस्के में क्या हुआ है? तो क्या उसकी किसी ने जिम्मेदारी ली है? जब तक ये ईमानदारी से ये ना कहें कि भाई हमसे ये गलतियां हो गई और लेकिन लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट। अब ये तो नहीं कि इसको मट्टी डालो और गपशप करें और कमेटी बनाएं और वक्त ज़ाया करें और इस तरह 5 साल पूरे कर लें आपने। हमें दिस गवर्नमेंट हैज़ नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। हमें पता है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने की प्रैक्टिस है। इनका ख्याल है कि शायद वक्त गुजरेगा, पीडीएम जो है उसके बारे में ऑलरेडी ये बड़े खुश हैं। डोंट यू थिंक, अगर आप इफ यू कंसीडर इट्स अ टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, डोंट यू थिंक कि पीटीआई ने दोबारा इलेक्शन में जाना है? पीटीआई को भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं जो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं। मुस्लिम लीग नून को ये तहफ़्फ़ुज़ात ऑलरेडी हैं जो कि बढ़ जाएंगे आने वाले इलेक्शन में। डोंट यू थिंक ये मामला वी हैव टू फिक्स इट? नहीं, ये होना तो जरूर चाहिए, लेकिन ये कोई अहल आदमी हो, कोई अकल रखने वाली गवर्नमेंट हो तो वो इसी तरह सोचे जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये नाअहल हैं। नदीम साहब, सोच बड़ी महदूद है। नदीम साहब, ओपोजिशन कह रही है कि पहले तो वो वाला रवैया आप लाए ना अपने अंदर के साथ मिलकर बैठकर चलें जिस तरह से पार्लियामान जमहूरी अदवार में चलाई जाती है। जब आप सोलो फ्लाइट ले रहे होंगे तो आप फिर कानून साजी में ये एक्सपेक्ट भी ना करें ये आपका साथ देंगे। ज़ैदी साहब, बात यह है हम इनके पाबंद नहीं हैं। हमें अपोजिशन का कल भी एहतराम था, आज भी एहतराम है। आपने देखा कि आप समेत वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं वो हमेशा ये कहते हैं पिछले 2.5 साल से कि जी इमरान खान साहब अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलते।
इमरान खान ने कई मौकों पर अपोजिशन को बबांगे दोहल अपने अपने नेशनल असेंबली की स्पीच में, कौम से खिताब में और कई जगह इस बात का इजहार किया कि हम बिल्कुल तैयार हैं इनके साथ चलने पे, सिर्फ करप्शन केसेस के अलावा। और आज भी ये जो ऑफर है इसका बेनिफिशियरी सिर्फ तहरीक इंसाफ या किसी एक शख्स ने नहीं होना, पूरी कौम ने होना है। अभी मेरे सीनियर दोस्त हैं, मुझे इनका ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम है। ये मतलब बड़ा चबा चबा के लफ्ज सिलेक्टेड कहते हैं, सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। पाकिस्तान का वो नौजवान इनसे पूछता है जिसने 85 के बाद पॉलिटिक्स देखी है, ये मुझे बट साहब बता दे, बेनजीर भुट्टो, मीर जफरुल्लाह जमाली, शौकत अजीज, इनमें से यूसुफ रजा गिलानी कोई ऐसा शख्स था जिसको आप इलेक्टेड समझते हो? आप हर उस इलेक्शन को जिसमें आपने लूज किया, आपने उसको फ्रॉड करार दिया। आज पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अवाम आपसे क्वेश्चन करती है कि आपका लीडर बैरून मुल्क बैठा हुआ है। पाकिस्तान की अदालतों ने फैसला, अभी कहते हैं अकामा में फैसला हुआ, चले किसी चीज पर तो हुआ। 5 मिनट की सजा पर यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़े थे। आपको, आपके लीडर को सजा हुई है और जिंदगी भर के लिए नाअहल करार दिया गया। आप उसके बावजूद किसी और शख्स पे कम अकल है जी, नाअहल है, खुदा का खौफ करे। अगर आज भी इमरान खान कम अकल है, हमें ये कम अकल ही मंजूर है कि जिसने ये तंगी साहब मुझे तंगी साहब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तंगी साहब बोल दें, आपने क्या रखा हुआ है, फिर आप कहेंगे 1 मिनट चाहिए इनको रिबटल करना है, अभी बोल दें, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं। देखिए जैदी साहब, बात ये नहीं है, बात हंसने की नहीं है, बात सोचने की भी है। लेकिन बस अपने भाई की बातों पे हंसना इसलिए आता है कि वो कह रहे कि बेशक नाअहल सही लेकिन मेरा लीडर है। इस बात पे मैं हंस रहा हूं कि नाअहल को भी अपना लीडर कंसिडर करते हैं। बेशक आप बैठे उनके साथ बैठे, उनको ये बताएं कि आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, नो डाउट कि आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें। आप अपोजिशन को साथ ले आए, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे बैठ जाएं ताकि कंसेंसस डेवलप हो। और पाकिस्तान को वैसे भी आपने पूरी दुनिया में बदनाम किया। जिस मुल्क का विजिट आप करते हैं वहां पर पाकिस्तान को करप्ट, चोर मुल्क कंसिडर करने की नाकाम कोशिश की है। आपने मुल्क का नहीं, वो तो कहते हैं जरदारी साहब की वजह से ये होता है। मारे गया है पाकिस्तान की पॉलिसी में अकेला है, लेकिन कम से कम आप अपने लीडर के साथ बैठ के उनको समझाएं कि आप नाहल हैं। तंगी साहब ब्रेक का कह रहे हैं, आई हैव टू टेक द ब्रेक। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मरियम नवाज साहिबा को जी चौधरी शुगर मिल केस में एक दफा फिर बुलाया गया। नैब ने 26 मार्च का टाइम दिया गया। मरियम नवाज साहिबा नैब के सामने अपेयर होंगी या नहीं, इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब लाहौर ने 26 मार्च को मरियम नवाज साहिबा को तलब किया है। चौधरी शुगर मिल केस है। आखिरी दफ़ा वो 20 अगस्त 2020 को पेश हुई थी नैब के सामने। तकरीबन पूरा साल गुजर चुका है। नैब कहती है कि सियासी सरगर्मियों की वजह से उनको हमने दोबारा नहीं बुलाया। तो अब मरियम नवाज साहिबा क्या अपने केस को फेस करेंगी? शाहीन साहब क्या कहेंगे? जी, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ा सा बात अपने हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं बैठे हैं उनकी मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। मुझे इल्म है कि इनको लफ्ज़ सिलेक्टेड से तकलीफ़ होती है और यकीन जानिए वो कहते हैं चबा के बोलते हैं तो तकलीफ होती है। आप देखिए चबा के, अच्छा चलें चबा के नहीं बोलेंगे, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे बेहतर और सॉफ्ट क्या अंदाज हो सकता है। सिलेक्टेड के स्पेलिंग तो मैं चेंज कर नहीं सकता, वो तो जो हैं वही हैं और उसका जो मतलब है वो भी वही है। आई विश आई कुड फाइंड एन बेटर वर्ड जो मेरे दोस्त को तकलीफ़ ना पहुँचाता, लेकिन बहरहाल ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज ये बड़े ही एक्साइटेड हैं कि जी हम तैयार हैं बात करने को अपोजिशन लीडर से। मुझे ये बताइए इनके इल्म में है कि अपोजिशन लीडर कहाँ पे हैं? अपोजिशन इनके इल्म में है ये? कैसे बात करेंगे? खुदा के वास्ते इस कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, खुदा के वास्ते।
ये कौम ऑलरेडी बहुत पिस चुकी है आपके मुजालिम से, और भूख से उनको लिया हुआ बेचारों को। आप इसके साथ कोई अच्छी बात करें, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें। इस मुल्क को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? कि हमारे अपोजिट लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि उनके ऊपर आप मुकदमा ना चलाएं, जरूर चलाएं, जो मर्जी करें, लेकिन बेकार ना कोई काम। बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। नदीम साहब किससे बात करेंगे? शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि हिरासत में, और बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून कहती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और हुकूमत ये चाहती है कि इनके मुखालफिन के जो हैं वो सलाखों के पीछे रहें, और जरदारी साहब ने भी कहा था हमें जेल जाना होगा सबको। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, पहले तो मैं दोनों सेनेटर साहबान से अर्ज करूं, हमें सिलेक्टेड लफ्ज पर कोई तकलीफ नहीं है। हमें आपसे यही तवक्को है, यही तवक्को रखते थे। अच्छा, हमें तकलीफ इस बात की होती है एज ए पोलिटिकल वर्कर और एज ए आम पाकिस्तानी, कि जब आप बैठ के इतने शानदार किस्म के भाषण देते हैं कौम की बेहतरी के, गरीब की बेहतरी के, हारी की बेहतरी के, किसान की बेहतरी के, मुझ जैसा कम इल्म शख्स ये समझता है कि शायद आप अभी फर्स्ट टाइम पार्टी बनाकर अभी इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रगलिंग फेज में है। हुजूर, आप तो पिछले 35 साल से इक़्तिदार की राहदारियों में है। अभी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर तंगी साहब हैं, इनकी पार्टी तो आज भी सिंध में माशाल्लाह उसी तरह से वो अफसर शाही की तरह से वहां बरकरार है जिस तरह से शहनशाह अकबर का दौर हो। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2.5 साल की गवर्नमेंट पे ये इस तरह तंज के तीर चलाते हैं, तनकीद करते हैं। जैसे अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि जी इन्होंने अपने लीडर को खुद नाअहल कहा। मैं तो अपने लीडर का वो फॉलोअर हूं जो समझता है कि वो वाकई उनको इन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान के आम आदमी को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पे भरोसा नहीं करते, इलाज बाहर से करवाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं, सारा पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ इक्तदार के लिए आते हैं, ईद बकरा ईद तक ये बाहर मनाते थे। मुझे अभी नून लीग के जो शहीन साहब फरमा रहे हैं कि जी ये कौम को बेवकूफ ना बनाए, हुजूर ये कौम बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप 2023 के इंतखाबात का रिजल्ट देखिएगा, आप जिस माहौल में और जिस टोन में और जिस मूड में, आपका मूड इंशाल्लाह ये कौम बिल्कुल ठीक करेगी। जैसे 2018 में पीपल्स पार्टी का किया कि पंजाब की अक्सरियत शहरी इलाकों से पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं थे। आप ये बातें करके उस गरीब को, उस आम आदमी को 4 चावलों की बिरयानी की थैलियां देके बेवकूफ बना सकते हैं। आज पाकिस्तान में नदीम साहब आप बड़ा क्वेश्चन करते हैं आप शहबाज शरीफ साहब। नदीम साहब सुन ले ना, आपका एक तो आप जब शुरू होते हैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मुस्लिम लीग नून क्यों इलेक्शन चाह रही है? आपको पता है मुस्लिम लीग नून आपसे क्यों इस्तीफे चाह रही है? आपसे मुस्लिम लीग नून इस्तीफे इस वजह से चाह रही है कि आज अगर पंजाब में इलेक्शन हो मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से सिलेक्ट होकर आ जाएगी। वहां एक कतरा पानी पंजाब को आवाम को मुयसर नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब सर उस्मान बुज़दार साहब ने क्या कर लिया? एक सस्ती रोटी शुरू की थी। सर उस्मान बुज़दार साहब ने क्या कर लिया, मुझे ये बता देना। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तो अदम एतमाद की तहरीक लाने को पीडीएम तो ली हुई थी। वो तो शुक्र करें कि जरदारी साहब का भला हो। इरिगेशन पे करें, लॉ एंड ऑर्डर पे करें, आप एक प्रोग्राम करें, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तंगी साहब हमारे पास वक्त मुख्तसर रह गया, हमने प्रोग्राम समेटना है। बिल्कुल जो है आखिरी के कुछ मिनट है आपकी। पाकिस्तान के आम आदमी को राइट देती है। नदीम साहब, मैं तंगी साहब से पूछ लूं प्रोग्राम का वक्त, और अपने वोट से बताए कि किसको क्या। अभी आपने देखा कि अपने सेनेटर्स ने इन पर पार नहीं किया। नदीम साहब उन्होंने स्टेप्स लगाकर वोट जाया कर दिए। उन्होंने कहा नो 2013 से 2018 तक पाकिस्तान की तारीख का वो तो अपोजिशन शिकवे करती है, यहाँ पे मैं भी शिकवा करने लग गया हूं। एफर्ड्रीन का दौर, अच्छा का दौर, तंगी साहब इनकी जरा आवाज बंद करें। तंगी साहब आप अपने फाइनल कमेंट्स दें, मैं प्रोग्राम क्लोज करता हूं। पीपल्स पार्टी को फ्लोर ऑफ द हाउस जी तंगी साहब आप दें कमेंट्स दें। तो मैं समझता हूं इमरान खान ने जो टारगेट अचीव करना था वो कर लिया। कौम को बता दिया कि ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जनाब जो पाकिस्तान की असेंबली में बैठकर। नदीम साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, शायद आपका पॉइंट आ गया। तंगी साहब से पॉइंट लेके मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तंगी साहब शॉर्ट सा जल्दी से कोई कमेंट्स देते, मैं फिर प्रोग्राम क्लोज करूं। सर जैदी साहब, देखिए बात ये है कि मेरे भाई ने ये नहीं कहा कि जब हमें हुकूमत मिली तो 2.5 साल में हमने कितना कर्जा लिया, 30 साल के डबल उसने किया। हमने इसकी कीमतें कहाँ पहुँचा दी, हमने डॉलर की कीमत कहाँ पहुँचा दी, हमने बिजली की कीमत कहाँ पहुँचा दी, हमने पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँचा दी,
हमने रोजमर्रा अशिया की कीमतें कहाँ पहुंचा दी, हमने गवर्नेंस में कितना, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं बुजदार को विलेज काउंसिल का नाजिम भी न बनाता। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। जैदी साहब, एक दफा फिर बता रहा हूं आपको, मेरे भाई ने तकरीबन इस पूरे टॉक शो में ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत आने के बाद, जो कि आपकी लीडर ने 3 महीने मांगे, 6 महीने मांगे, 4 10 महीने मांगे, फिर 2 साल मांगे, और इन 2.5-3 सालों में पाकिस्तान इकोनॉमी का, आपका जीडीपी ग्रोथ कहां से कहां पहुंच गया, माइनस में चला गया, आप नहीं समझते हैं। आपकी रोजमर्रा अशिया की कीमत कहां से कहां पहुंच गया, आप नहीं समझते हैं। आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जीडीपी ग्रोथ कितना ही नीचे चला गया, आप नहीं समझते हैं। आपका पाकिस्तान पूरी दुनिया में तनहा रह गया, आप नहीं समझते हैं। आपके पूरे मुल्क के हमसारे ममालिक के साथ क्या आपके ताल्लुकात कहां से कहां पहुंच गए, आप नहीं समझते हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। तंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब और हमारे साथ मौजूद थे नदीम कुरैशी साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस आना है और दोबारा इक़्तिदार चाहती है और चाहती है कि वो जो वादे करके आई थी वो पूरे करे, तो ये आखिरी के 2 साल हैं, इनमें डिलीवर कर लिया तो हुकूमत का और पीटीआई का कुछ बैकअप का सीन है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएंगी चीज़ें। कंबर सैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।